दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस की। एक सेकेंड, ठीक है ना। यूजीसी यूजीसी नेट सिलेबस की बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ब्यूरो के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, ये अर्थशास्त्र विषय का है। ठीक है ना। इस सिलेबस के माध्यम से अगर जिन व्यक्तियों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या तो वो पीएचडी करना है, डॉक्टरेट करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। कॉलेज में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट क्लियर करके ही, जेआरएफ क्लियर करके ही आपको प्रोफेसर बन सकते हैं आप। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से आप पीएचडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं, जो कि लगभग पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट संस्था के द्वारा आपको 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति मंथ दिया जाता है। प्रति मंथ 30 से 40 हज़ार रुपये दिया जाता है 5 साल तक। ठीक है ना, 5 साल तक दिया जाता है। तो और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं, अगर किसी सब्जेक्ट, जैसे आपने बीए किया, बीएससी किया, तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन तो कर लिए, अब एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब उसके लिए और आगे अच्छी तैयारी करो, और आपको टीचर ही बनना, आपको प्रोफेसर ही बनना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है यूजीसी नेट का। ठीक है, इस एग्ज़ाम में बैठ के आप आसानी से इसको क्लियर कीजिए, और क्लियर करने के बाद जहाँ पोस्ट खाली रहे कॉलेजों में तो अप्लाई कीजिए, और आपको जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है ना, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, इसी विषय में आज बात करेंगे हम, अर्थशास्त्र विषय का जो सिलेबस है यूजीसी नेट का। ठीक है ना, और लगभग इसी के समान जो एमपी सेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट के जैसे ही एमपी सेट का सिलेबस है, एमपी सेट का यही सिलेबस है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आप यूजीसी नेट जो पास नहीं कर पाते, नेट का पेपर नहीं निकाल पाते हैं, जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाते, उनके लिए स्टेट भी एक एग्ज़ाम रखती है, जिसे कहते हैं एमपी सेट का एग्ज़ाम कहते हैं। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। ये भी सेम वही है, कॉलेजों में प्रोफेसरों के लिए अप्लाई करने के लिए होता है। इसके माध्यम से भी आप कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी सीट खाली रहती हैं। सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। जिनको टीचर बनना है, जिनको पीएचडी करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं इस सिलेबस में। तो आप देखोगे कि यह अर्थशास्त्र विषय का है। अर्थशास्त्र विषय में यहाँ पास दिया गया है कि अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर देने जाते हो, तो आपको आपके सब्जेक्ट का, जिसमें आपने मास्टर डिग्री की है, उसके इसमें उसी का सेकेंड पेपर रहेगा। एक जिसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है, सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर होता है 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें, जो कि 100 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 100 नंबर रहता है उसमें। और आप अगर सेकेंड पेपर देखोगे, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसमें 200 नंबर का होता है पेपर। टोटल आपको 300 नंबर का पेपर होता है। 300 नंबर में आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको 50 मतलब आपको 60 से 70 के बीच में परसेंट लाना है आपको। ठीक ना, परसेंट में लाना है, जब जाके आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा। नहीं तो इसमें क्या कि इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे इसमें बुरी बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों को ही लिया जाता है। जितने भी लोग पेपर में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों को लिया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम टफ हो जाता है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि यह एक साल में 2 बार होता है, 2 बार होता है। तो आप आसानी से इसको दीजिए एग्ज़ाम, 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने बार ही बैठ सकते हैं, 2 बार बैठ सकते हैं, 3 बार नहीं। आपको जब तक बैठना है बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। बस ये है कि आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा है, इतना लेट ना करें। और एक बात याद रखना कि सेकेंड पेपर जो होता है, उसमें आपका जो मास्टर डिग्री की हो जिस सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें 10 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। अब इसको हम बात करेंगे, इकाई वाइज बांटा गया है, 10 इकाइयों में सिलेबस है। यह अर्थशास्त्र विषय का है सिलेबस, इकोनॉमिक्स का है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देखिए, और आप मिक्स, ठीक, इकोनॉमिक्स। अब इसको देखिए, समझिए किस प्रकार से इसका सिलेबस है, और इसकी अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे आपका पेपर क्लियर हो और आप आगे जाएं और प्रोफेसर बने, पीएचडी करें। ठीक है ना, डॉक्टरेट लें, और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। आज की बेरोजगारी के समय में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा ही करें, और टीचर बनना ही तो अच्छा टीचर बने, अच्छी कोशिश करें, अच्छा बने। जब आपने मास्टर डिग्री की है तो चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में देखेंगे, सबसे पहले आ जाता है बीएसटी अर्थशास्त्र, जो कि आप देख सकते हो बीएसटी अर्थशास्त्र दिया है, फर्स्ट इकाई। ऐसी 10 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो बीएसटी अर्थशास्त्र में आ जाता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। पहला आ जाता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर से पूरा डिटेल्स नहीं दिया गया। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत जो भी आएगा पैटर्न, सब उसको पढ़ना पड़ेगा बारीकी से बारीकी, बहुत लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है इसमें। दूसरा आ जाता है कि उत्पादन और लागत सिद्धांत। तीसरे में आगे चलोगे तो अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय, जोखिम के प्रति अभिवृत्ति। और फोर्थ नंबर में चलोगे तो गेम सिद्धांत, असहकारी गेम हो जाता है। एंड 5वें में चलोगे तो यहाँ पर देखो बाजार संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक श्रम व्यवस्था, और उसके
दक्षता के गुण, उसके दक्षता के गुण। थोड़ा सा प्रिंटिंग में अभी इसमें मिस्टेक है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया। आगे चलेंगे तो यहाँ पास देखेंगे कि उत्पादन कीमत निर्धारण, उत्पादन कीमत निर्धारण। और आगे चलेंगे तो देखेंगे सामान्य साम्यावस्था विश्लेषण। ये सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत जब आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही टफ सिद्धांत हैं, इनको दक्षता से पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा जब आपसे बनेंगे। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पास आ जाता है दक्षता का मापदंड, परेटो द्वारा प्रतिपादित इष्टतम, कॉल्डोर द्वारा इसमें हिक्स तथा संपदा अधिकतमीकरण सिद्धांत जो था, ठीक है ना, तो उसके द्वारा। इसके बाद और आगे चलोगे तो आप देखोगे कि कल्याण अर्थशास्त्र, आधारभूत सूत्र, समाज कल्याण, प्रकार्य, ठीक है। और आगे चलोगे तो असीमित सूचना, प्रतिकूल चयन, नैतिक खतरे। तो ये हो जाता है आपका बीएसटी अर्थशास्त्र। बीएसटी अर्थशास्त्र आपने अगर पढ़ा होगा अर्थशास्त्र, तो उसमें बीएसटी अर्थशास्त्र करके एक विषय रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले सिलेबस दिया गया है यूजीसी नेट के लिए। अब आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा आ जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में आप देखोगे तो ये हो गया समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। अब इसके आगे देखोगे तो क्या आता है, इसको देखिए। सबसे पहले आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, संकल्पनाएं तथा माप। राष्ट्रीय आय, संकल्पनाएं, माप। अब राष्ट्रीय आय, आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र पढ़े तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो आपको बहुत जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। उसके बाद आता है कि उत्पादन, ठीक है, रोजगार का निर्धारण, परंपरावादी और केंजी उपागम। अब यहाँ पास परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या कहते थे, केंजी उपागम जो क्रेंज आए, किन्स आए, उसके बाद के जो अर्थशास्त्री आए या किन्स ने क्या कहा रोजगार के लिए, उत्पादन के लिए। आप इसको पढ़ो। आज की जो बेरोजगारी, उसको आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की बेरोजगारी क्यों है, कैसे दूर कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो उपभोग प्रकार हो जाता है, फिर निवेश प्रकार हो जाता है, गुणक त्वरक हो जाता है। अब ये एक चीज़ ध्यान देना, ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं किन्स के सिद्धांत के, जो ये किन्स का सिद्धांत है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आप किन्स का सिद्धांत पढ़ें तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, एक रेगुलेशन में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आगे देखेंगे तो मुद्रा की मांग आ जाती है, मुद्रा की पूर्ति, जो आप पैसे की मांग करते हो, जो आपकी पैसे की पूर्ति होती है, ठीक है ना, बाजार में जो चीज़ें चलती हैं इसके अंतर्गत आ जाता है। इसी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसी के आगे चलोगे तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में और भी सिलेबस है इसका, तो इसमें देखोगे आप आ जाता है ISLM मॉडल। ISLM मॉडल हो जाता है आई, ठीक है ना, एल, ठीक है ना, एम मॉडल, LM मॉडल हो जाता है इसमें। और आगे चलोगे तो देखोगे मुद्रास्फीति, फिलिप्सी, इसमें वक्र विश्लेषण। अब देखिए इसमें मुद्रास्फीति में बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है, और फिलिप्सी वक्र। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत जितने प्रकार की स्फीति होती हैं सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक स्फीति पढ़ ली, स्फीति क्या है और पेपर देने चले, नहीं, स्फीति के प्रकार मतलब डीपली आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये एक समझिए, ऐसे समझिए कि ये पाठ का नाम है, ठीक है ना। इस पाठ के अंतर्गत जो भी आए सबको पढ़ना है, सब चीज़ें पढ़ना है, हर एक चीज़ पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे चलोगे तो व्यापार चक्र आ जाता है, उसके आगे चलोगे तो मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति आ जाती है, और आगे चलोगे तो विवेक, प्रत्याशा, प्रकल्पना और इसकी समालोचना। ये हो गया आपका बीएसटी और समष्टि। और आगे चलेंगे तो यहाँ पास देखेंगे आप सांख्यिकी तथा अर्थमिति, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सांख्यिकी और अर्थमिति, और इसमें आप देखोगे सिलेबस तो इसका देखो सबसे पहले आ जाता है प्रायिकता सिद्धांत हो जाता है, प्रायिकता की संकल्पनाएं, वितरण, मोमेंट्स, केंद्रीय सीमा सूत्र। इसके बाद आते हैं, आगे चलेंगे तो विचरणात्मक सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एवं इसमें प्रकीर्णन सह, इसमें चर्य सूचकांक हो जाता है। और आगे चलेंगे तो प्रतीक चयन की विधि, प्रतीक चयन वितरण। आगे चलेंगे देखेंगे सांख्यिकी अनुमान, प्रकल्पना का परीक्षण। आगे चलेंगे देखेंगे रेखीय प्रतिगमन मॉडल, इसके गुण स्वभाव, BLUE, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स। और आगे चलेंगे देखेंगे समकालिक समीकरण के मॉडल, पुनर्वाही और गैर पुनर्वाही। और आगे चलेंगे तो असतत चर मॉडल हो जाता है। और आगे चलेंगे तो समय श्रृंखला विश्लेषण। तो ये हो जाता है आपके समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। देखो समष्टि अर्थशास्त्र एक बुक हो जाएगी, एक सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अंतर्गत इन टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप समष्टि अर्थशास्त्र पूरा पढ़ लो, नहीं, आपको इन टॉपिकों को प्रॉपर लेके चलना है, और सिलेबस से ही पेपर आता है, इसलिए और सही से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपको 4th इकाई मिलेगी, जो कि आपकी हो जाती है गणितीय अर्थशास्त्र। इस विषय में ये एक चीज़ याद रखना कि यह विषय एक ऐसा विषय है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए इसको और बारीकी से पढ़ना पड़ता है। और एक बात याद रखना कि अगर आपको यूजीसी नेट में के पेपर में बैठना है तो आपके पास इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए, बड़े अच्छे राइटरों की बुक होनी चाहिए। बाकी राइटरों की बुक से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना है तो और अच्छी बुकों से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आगे चलेंगे देखिए इसमें सेट आ जाता है, प्रकार आ जाता है, निरंतरता, अनुक्रम और माला।
ठीक है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पास अवलोकन, अवलोकन प्रॉपर गणित है, ठीक है, अवलोकन गणित और तथा इसके अनुप्रयोग। इसके बाद आता है रेखीय बीज गणितीय वित्ती, उसके इसमें वेक्टर स्पेस अनुप्रयोग। और आगे चलेंगे तो स्थिर इष्टतमीकरण समस्याएं हो जाती हैं। फिर आगे चलेंगे तो इनपुट आउटपुट मॉडल, रेखीय प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, डिफरेंस इसमें इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके अनुप्रयोग। ये देखो प्रॉपर ये मैथ हो जाती है, ठीक है। कि आर्ट के बच्चे के लिए इस चीज़ को ध्यान रखना कि एक आर्ट का बच्चा जो होता है उस मैथ से बहुत डर लगता है, ठीक है ना, बेसिक अगर मेरा मानना है तो। अब उसके लिए प्रॉपर मैथ दे दी जाती है 2 इकाइयों में, एक ये हो गई मैथ पूरी, ठीक है ना, इसके बाद ये सांख्यिकी, 2 ऐसे इसमें सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं जो कि प्रॉपर मैथ होते हैं, ठीक है। लोग बाग कहते हैं कि नहीं इसमें आर्ट्स में मैथ नहीं होती, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रॉपर मैथ होती है, ठीक। आगे चलेंगे तो 5वीं इकाई आ जाती है, जैसे कि हमने बात किया था कि 10 इकाई होती है, तो ये 5वीं इकाई है। 5वीं इकाई में आप देखोगे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आ जाता है 5वीं इकाई में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है। 5वीं इकाई कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अगर आप मास्टर डिग्री किए होंगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र करके एक विषय आया होगा, ठीक है ना, उसको पढ़े होगे तो आपको पता होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब इससे देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब इसमें दिया रहेगा, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। आधारभूत संकल्पनाएं हो जाती हैं, विश्लेषणात्मक विधियां हो जाती हैं। आगे चलेंगे राष्ट्रीय इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है। और आगे चलेंगे तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है, ये बाजार से रिलेटेड हो जाता है क्वेश्चन। आप इसको अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे भुगतान का संतुलन, जैसे हम एक दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो उसमें किस प्रकार भुगतान का संतुलन करते हैं, वस्तु में करते हैं, पैसे में करते हैं, सोना में करते हैं, किस प्रकार करते हैं और कितना रुपये करते हैं। जैसे कि आज जो है 80 रुपये, ठीक है ना, बराबर $1 है, ठीक है ना, $1 है, ठीक है। तो यहाँ पास थोड़ा समझने की कोशिश करना कि 80 रुपये बराबर $1 है, ठीक है ना, कितना है? $1 है। तो इस चीज़ में देखोगे कि किस प्रकार से निर्यात आयात होगा, किस प्रकार पेमेंट करोगे, ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिक तो इस चीज़ को मतलब बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ। अगर अर्थशास्त्र पढ़े हो आपको तो पता ही होगा, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि विनिमय दर, संकल्पनाएं एवं सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाता है, ठीक है। और आगे चलते हुए देखते हुए कि किस प्रकार का सिलेबस दिया हुआ है। ये अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही चल रहे हैं हम। यहाँ देखेंगे कि विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, ठीक है, ये आ जाता है। आगे चलेंगे तो व्यापार के लाभ हो जाते हैं, व्यापार की शर्त हो जाती है, व्यापार गुणक हो जाता है। और आगे चलेंगे तो व्यापार से जुड़े प्रशुल्क अवरोध, राष्ट्र वेतन, जैसे चाइना अभी करता है कि हमारे देश मतलब दूसरे देशों को वस्तु देता है बट अपने देश से वस्तुओं को नहीं खरीदता है, ठीक है ना, दूसरे देशों की वस्तु को नहीं खरीदता। तो उसी चीज़ को यहाँ से आप सीखोगे किस प्रकार, कैसे, क्यों, ऐसा क्यों कर लेता है। सब राज्य बड़े हैं, अमेरिका भी तो है, कर सकता है, लेकिन कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। इसके आगे चले गए तो यहाँ पास गेट आ जाता है, GATT, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, GATT, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, WTO, ठीक है, WTO, ठीक है। और इसमें रीजनल ट्रेड, इसमें ब्लॉक्स हैं, व्यापार नीति संबंधित मुद्दे। अब मतलब जितने भी व्यापार से संबंधित है तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, तो उसके अंतर्गत पूरी चीज़ें होंगी, किस प्रकार व्यापार होता है, क्या नहीं होता। इसके और आगे चलेंगे, देखें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। देखो जो कर्जा देता है, जिसको उसमें हर एक देश से जो होता है कर्जा लेता है, विश्व बैंक से लेता है, IMF से लेता है, ठीक है, किससे लेता है? IMF से लेता है, IMF से लेता है, तो यह विश्व बैंक से लेता है, ठीक है, WT वर्ल्ड बैंक से, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना। अब इसमें समझोगे किस प्रकार कर्जा देता है, क्यों देता है, क्यों देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझ में आएंगी। और ये जो सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है, ये बगल में लिखे हुए हैं पेंसिल से, तो आप ये सूत्र ये सब इसी के हैं, ठीक है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त हो जाती हैं, ठीक है, ये तो गुणक के हैं, ठीक है, व्यापार गुणक के हैं, ये सूत्र हो जाते हैं। अब आगे चलेंगे, देखेंगे, हम पहुंच चुके हैं 5वीं इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि व्यावसायिक दक्षता वाला विषय है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपके जीवन में भी काम आएगा। बेसिक तो काम आएगा रोजगार के लिए, लेकिन जीवन के लिए भी काम आ जाता है। अब आ जाते हैं 6वीं इकाई, लोक अर्थशास्त्र। सबसे पहले लोक अर्थशास्त्र में हो जाता है बाजार विफलता, और इसमें सुधारक उपाय, असीमित सूचनाएं, सार्वजनिक वस्तु बाधाएं। अब देखो बाजार विफलता, आप कहोगे बाजार विफलता मतलब क्या होती है? बाजार विफलता मतलब जैसे कोई बिजनेस करने जाता है तो किस प्रकार विफल होता है, किस प्रकार सक्सेस होता है। अंबानी और अडानी बहुत सक्सेस हैं, क्यों सक्सेस हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को इधर से समझोगे आप, ठीक, बाजार विफलता से। इसके बाद आता है बाजार का नियंत्रण हो जाता है, अभिसंधि, और इसमें करिए उपभोक्ता कल्याण। इसके बाद आता है लोक राजस्व, ठीक है, राजस्व मतलब समझते हो जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, धन वन आता है वो किस प्रकार इकट्ठा होता है,
है, कौन होता है, कौन देता है, क्यों। आपसे आप बोलते हो ना कि हम टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं, हमसे सरकार क्यों लेती है, उसको आप अगर इस चीज़ को पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कर हो जाता है, गैर कर राजस्व हो जाता है, प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कर हो जाता है, प्रगतिशील गैर प्रगतिशील, ठीक है ना, कराधान कराधान का भार कर भार प्रभाव, ठीक है। ये आपको किस प्रकार कर देते हो तो किस पे पड़ता है, किस पे नहीं पड़ता है, वो चीज़ रहेगी। लोग इसमें व्यय हो जाता है, जो जनता पर व्यय किया जाता है, सरकार किस प्रकार व्यय करती है, क्यों करती है, किस टॉपिक पे करती है, उधर से हो जाएगी, ठीक है। ऋण एवं इसका प्रबंधन हो जाएगा, जो सरकार ऋण लेती है, किससे लेती है, क्यों लेती है, किस प्रकार इसका प्रबंधन करती है वो। सरकारी बजट और बजट गुणक हो जाता है, और राजकोषीय नीति और इसके निहितार्थ। राजकोषीय नीति राज्य के अंतर्गत जितने भी नीतियाँ बनती हैं इसके अंतर्गत आता है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे, हम पहुँच चुके हैं छठवीं इकाई। छठवीं इकाई सॉरी सातवीं इकाई आ चुके हैं, किसमें आगे, सातवीं इकाई में आ चुके हैं। सातवीं इकाई में आप देखोगे मुद्रा एंड बैंकिंग को रखा गया है। किसको रखा गया, मुद्रा एंड बैंकिंग को। इसमें थोड़ा सा कम टॉपिक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कोई भी पेपर दो आप, किसी भी पेपर में बैठोगे ना तो उसमें लो से हाई पेपर में, किसी पेपर में, ये तो इधर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये ऐसे टॉपिक है कि जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, किसी भी एग्जाम में बैठो आप, ठीक है। इसलिए इसको और बारीकी से पढ़ो। और अगर आप बैंकिंग लेन देन करते हो तो आपको और ज़रूरी है जानना कि किस प्रकार से बैंक काम करती हैं, क्यों करती हैं, किसको कितने रुपए में ब्याज देती हैं, ये सब जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो मुद्रा मुद्रा इसमें क्या होता है, मुद्रा पूर्ति के घटक हो जाते हैं, कौन मुद्रा की पूर्ति करता है, कैसे करता है। केंद्रीय बैंक हो जाता है, वाणिज्यिक बैंक हो जाता है, मौद्रिक नीति उपकरण उसकी कार्यशैली कैसी हो जाती है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वित्तीय फाइनेंशियल हो जाता है, ऐसे करके रहता है, ठीक है। बाजार, इसमें पूंजी बाजार और इसका नियमन, पूंजी बाजार का कैसे नियमन होता है, इसके बारे में आप पढ़ना जरूरी है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपको फिर भी इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलेंगे, हम पहुंच चुके हैं, 7 इकाई हो चुकी हैं, अब 8वीं इकाई में चलते हैं, जो कि आ जाता है 8वीं इकाई देखते हैं, ठीक है। 8वीं इकाई हो जाता है समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। कौन हो जाता है, समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। इसमें आ जाता है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। सबसे पहला हो जाता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है कि आर्थिक विकास के सिद्धांत। अब देखना, समझना कि आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार देश का आर्थिक विकास है, उसके लिए कौन कौन सिद्धांत दिए गए हैं। तो एडम स्मिथ का हो जाता है सिद्धांत, रिकार्डो को हो जाता है, कार्ल मार्क्स हो जाता है, शुम्पेटर, रोस्टो, ठीक ना, संतुलित और असंतुलित वृद्धि, प्रबल धक्के का उपागम, ठीक है। ये हो जाते हैं किसके, विकास के सिद्धांत। इसके बाद आता है आर्थिक वृद्धि, ठीक है नहीं, विकास था और वृद्धि, इसका अंतर आप जानते होगे अगर अर्थशास्त्र पढ़े हो तो, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के मॉडल, इसमें हैरोल्ड डोमर का मॉडल हो जाता है, सोलो का मॉडल हो जाता है, रॉबिन्सन हो जाता है, कॉल्डर हो जाता है। एक चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ इतने कम दिए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस इतने सिद्धांत नहीं, हजारों सिद्धांत बने हुए हैं विकास और इसमें वृद्धि के, बट इसको आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक। आगे चलेंगे, देखें तकनीकी प्रगति, गैर समाहित और इसमें समाहित अंतर्राज्यीय समृद्धि। इसके बाद और आगे चलेंगे तो आर्थिक विकास के सूचक जो हो जाते हैं PQLI, ठीक है। और उसके बाद आता है ESDI, ठीक है ना, ESDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाता है, ठीक, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक हो जाता है। तो ये आपको सूचकांक भी दिए गए हैं कि भैया कि किस प्रकार से तुलना की जाए, ये दूसरे देशों से, जो विश्व के अन्य राज्य हैं उनको, देश हैं उनको, उनके साथ तुलना की जाती है कि कौन सा देश किस किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, किस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वो सबकी सूचना। इसी के साथ इसी 8वीं ही इकाई में आप देखोगे कि इधर आ जाता है गरीबी और इसमें असमानता संकल्पना और माप हो जाती हैं। इसके अंतर्गत आगे आ जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा और लिंग। अब जो सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करोगे तो उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और इसमें लिंग भी आ जाता है। लिंग का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर देश में किस प्रकार लिंग अनुपात है, किसकी जनसंख्या अधिक है, किस राज्य की कम है, पढ़ी लिखी नहीं पढ़ी लिखी, वो सब चीज़ें टॉपिक इधर आ जाती हैं। आगे अब चलते हैं, देखते हैं क्या, पर्यावरण। ये 9th इकाई आ जाती है आपकी, कौन सी इकाई हो जाती है, 9th, जो आ जाती है पर्यावरण, अर्थशास्त्र और जननांकिकी, ठीक है ना। तो ये 9th इकाई हो जाती है। 9th इकाई में आप क्या देखोगे कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में, दूसरा हो जाता है बाजार विफलता, तीसरा कोष में, ठीक है ना। और इसमें आ जाता है लागत लाभ विश्लेषण और मुआवजा के मापदंड हो जाते हैं, पर्यावरणीय वस्तु के मूल्य निर्धारण, जनसंख्या के सिद्धांत। अब जनसंख्या के सिद्धांत, इसमें सभी सिद्धांत पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक सिद्धांत नहीं, जनसंख्या के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत बने हैं सभी सिद्धांतों को पढ़ना है, ठीक है। चाहे अनुकूलतम सिद्धांत हो, चाहे प्रोटीन सिद्धांत, मतलब बहुत सारे सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद आता है संकल्पनाएं एवं माप, ठीक है, प्रजननीयता, ठीक है ना, रुग्णता, मृत्यु क्रम हो जाता है। मृत्यु क्रम में मतलब कितने लोगों की डेथ हुई, कब कितने लोगों की डेथ हुई, कितनी डेथ चल रही है, बाल मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, स्त्री मृत्यु दर, ठीक है, पुरुष मृत्यु दर अनुपात, ठीक है, बीमारी से कितने लोग मरे, मतलब ये पूरी जानकारी रहती है, बहुत अच्छे से सूत्र रहते हैं इसको निकालने के लिए। और अगर आप इकोनॉमिक्स बारीकी से पढ़े हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही आपको आंकड़े बता दोगे कि अभी कोरोना कोविड-19 में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कैसे कितनी जनसंख्या कम हुई, कितनी बढ़ी, ठीक है।
इसके बाद देखोगे आयु संरचना, ठीक है, जननांकी लाभांश हो जाता है, फिर जीवन सारणी हो जाता है और इसमें प्रवास हो जाता है। जीवन पहुँच चुके हम 10th इकाई में, 10वीं इकाई में, जो कि हमने बताया था कि आप मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट करेंगे उससे से पूरा 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं और 10 इसमें के लिखी इकाइयों को समृद्ध किया जाता है, जो कि आप मास्टर डिग्री में इन सब्जेक्टों को पढ़ चुके हो। ये प्रॉपर सब्जेक्टों के नाम है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके अंतर्गत जो ये टॉपिक है इनको पढ़ना है। ये पूरी बुक है, ठीक है, उस बुक में से आप इनको टॉपिकों को क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम आ चुके हैं किसमें, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पास 10वीं इकाई है भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रगति, प्रतिमान और इसमें क्या नहीं है, संरचना। और आगे चलेंगे देखेंगे कृषि प्रगति के प्रतिमान और संरचना, प्रमुख चुनौतियाँ, नीति प्रति वचन, और उसके बाद आता है उद्योग, ठीक है ना, जो उद्योग इंडस्ट्रियल हो जाते हैं, जो फैक्ट्री लगती है उसके अंतर्गत प्रगति, प्रतिमान और संरचना, प्रमुख चुनौतियाँ, नीति प्रतिवचन। इसके बाद और आगे देखेंगे तो यहाँ पास आ जाता है सेवाएं, प्रगति, प्रतिमान और संरचना, प्रमुख चुनौतियाँ, नीति प्रतिवचन, ठीक है। तो ये याद रखना कि यहाँ पर से प्राइमरी और द्वितीयक तृतीयक सेक्टर हो जाते हैं ना, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे देखेंगे ग्रामीण विकास, मुद्दे, चुनौतियां और नीति प्रतिवचन। शहरी इसमें विकास, अब शहर का विकास कैसे करें, ठीक है, मुद्दे, चुनौतियां और प्रमुख नीतियां, नीति प्रतिवचन, नीति प्रतिवचन। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने बात है कि इस टॉपिक में, इस अर्थशास्त्र में, इस सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको हर एक चीज़ पढ़ा दी जाएगी। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको चारों तरफा विकास की बातें की जाएगी, किस प्रकार क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आगे चलेंगे देखेंगे कि विदेशी व्यापार हो जाता है, संरचना, दिशा, बीओपी मतलब समझते हो, भुगतान संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें शॉर्ट में दे दिया गया। विदेशी पूंजी का प्रवाह, व्यापार नीतियाँ कैसी हैं, ठीक है, विदेशों के साथ किस प्रकार व्यापार होता है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब देशों के साथ किस प्रकार व्यापार होता है, तो व्यापार की नीतियाँ डिपेंड करती हैं। इसके बाद आगे चलेंगे तो आधारभूत संरचना, विकास, भौतिक और सामाजिक, सरकारी, निजी और सहभागिता। इसके बाद और आगे चलेंगे तो भूमि, श्रम और पूंजी बाजार के क्षेत्र में सुधार कार्य। इसके और आगे चलेंगे केंद्र राज्य वित्तीय इसमें संबंध और भारत में गठित विभिन्न वित्त आयोग, FRBM एक्ट। ये एक्ट बनाया गया था किस प्रकार व्यापार हो, ठीक है, दूसरे देशों से व्यापार में किस प्रकार से रिलेशन रखा जाएगा, किस प्रकार से रिलेशन नहीं रखा जाएगा, ये चीज़ें को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है गरीबी, असमानता और बेरोजगारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, किस प्रकार दूर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा ये 10वीं इकाई थी, हमने देखा ये सिलेबस था आपका यूजीसी नेट का या तो MP सेट का कह सकते हो, दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है लगभग देखा जाए तो। हर 6 महीने में इसका यूजीसी नेट का पेपर होता है, इस चीज़ को याद रखना, हर 6 महीने में पेपर होता है, ठीक है, आपको क्लियर करना है बस। इसमें नेट और JRF 2 कैटेगरी मतलब होती हैं, ठीक है, रखी जाती हैं। और इसमें 6% बच्चों को ही लिया जाता है, ठीक है, 6% बच्चों को ही लिया जाता है, 6% बच्चों से अधिक नहीं लिया जाता है, ठीक है, जितने भी पेपर में अटैम्प्ट करते हैं। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो है जैसे BST अर्थशास्त्र है, ठीक है, तो BST अर्थशास्त्र ये पुस्तक का नाम हो गया, ये बुक का नाम हो गया, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आ जाएंगे, ये रहेंगे, पाठ रहेंगे, अध्याय रहेंगे, तो इनको बारीकी से पढ़ना, बहुत जितना बारीकी से हो सके, ठीक है ना। और मेरा मानना ये है कि जितनी अच्छी बुक हो उतना अच्छा है। आप एक बार ही पढ़ो, अच्छी बुक से पढ़ो और क्लियर करो पेपर, और आप इसमें प्रोफेसर बनो, ठीक ना, PhD करो, डॉक्टर बनो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।